तो होता क्या है कि हमें स्टाइल देने के लिए तीन तरीके होते हैं। पहला तो क्या होता है कि हम जिस अब मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट करना है, पर मैंने आईडी। आज हम बेसिकली स्टाइलिंग का पार्ट देखेंगे, तो हम सीएसएस के कुछ चीजें जानेंगे। तो एचटीएमएल में क्या था कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम उनको यूज करेंगे ताकि हम सीएसएस लगा सकें उस पे। तो एचटीएमएल और सीएसएस दोनों अलग चीजें हैं, दोनों में कोई ऐसा नहीं आएगा कि तुमने समझ में नहीं आया। तो बेसिकली क्या था कि जैसे हम कल डिस्कस किया था हमने कि जैसे कार बनाने के लिए हमने स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ मटेरियल्स यूज करते हैं। तो हम वेबसाइट बनाने के लिए भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले तो स्ट्रक्चर पे हम के लिए हम कुछ टैग्स यूज करते हैं, उन टैग्स के बारे में हम डिस्कस किया था। तो अब था ना कि दूसरा पार्ट था स्टाइलिंग था। देखो स्टाइलिंग में क्या करते हैं हम, कार के हम अलग अलग चीजों का यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं, ठीक है। पेंट में भी अलग अलग कलर्स का यूज करते हैं, बॉर्डर देने के लिए कुछ यूज करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ लिखने के लिए कुछ और यूज करते हैं, ब्रश यूज करते हैं। तो ये सब बेसिकली अब हो गया फिजिकल चीजें। पर अब वेबसाइट में हम क्या करते हैं, हम अपने टैग्स को हमें बेसिकली उनको कलर देना है, उनको हमें डिजाइन करना है, अच्छा दिखाना है। तो उसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल चीजें हैं वो सीएसएस है, ठीक है। हम सीएसएस के थ्रू ये काम करते हैं। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल सीट। किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली बहुत डीप मतलब होता है इसका, जनरली लोग पढ़ते नहीं है। किसी को आइडिया है कि कास्केडिंग क्या होता है, स्टाइल सीट क्या होता है? अगर ब्रेक करे तीनों को, तो कास्केडिंग एक टर्म है जिसको समझना चाहिए। तो किसी को ऐसा पता है इसका मतलब क्या होता है कास्केडिंग का, या सीएसएस का मतलब सर क्या होता है? स्टाइल शीट को एचटीएमएल के ऊपर कास्ट करना, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, हाँ वो तो करते हैं सीएसएस के थ्रू। हैंडल्स करो, किसी को आइडिया है अगर सीएसएस का मतलब क्या होता है? किसी को आइडिया नहीं है सीएसएस का, कोई बात नहीं। स्टाइल देना, एचटीएमएल को सीएसएस के थ्रू स्टाइल देना हाँ वो न्यू। तो हम सीएसएस से करेंगे ना, पर इसका मतलब पूछ रहा हूँ कि कास्केडिंग का क्या मतलब होता है? जैसे कल किसी ने पूछा था मार्कअप का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे कास्केडिंग एक वर्ड है, कास्केडिंग स्टाइल स्टाइल सीट। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो सीएसएस का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल सीट। तो इसमें क्या होता है, देखो दो वर्ड तो समझ में आ गए। स्टाइल सीट बनाना है, स्टाइल सीट क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा चीज है जिसपे हम कुछ सीट, समझ रहे हो ना, सीट पे हम कुछ चीजें लिखते हैं। तो स्टाइलिंग से रिलेटेड जो चीजें लिखेंगे वो हम स्टाइल सीट पे लिखेंगे, ठीक है। और कास्केडिंग ऐसा मतलब है ना, जो कि मैं थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज बताने के बाद इसको बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर आइडिया मिलेगा कास्केडिंग का क्या मतलब होता है। तो एक्चुअली भी पूछा गया था मेरे से इंटरव्यू में कि कास्केडिंग क्या होता है, तो उस टाइम में मुझे भी नहीं पता था, मैं जब स्टार्टिंग किया था पढ़ना तो एक्चुअली में। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बताऊं स्टार्टिंग में कि दिक्कत ना होता कि देखो बेसिकली क्या होता है कि हम एचटीएमएल के टैग्स को डिजाइन करने के लिए हम बेसिकली सीएसएस का यूज करते हैं। सीएसएस एक लैंग्वेज है जो कि स्टाइलिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एचटीएमएल में हम कुछ टैग्स बना लेते हैं पहले तो। जैसे फॉर एग्जांपल H1 टैग बना लेते हैं, इसके अंदर लिख लेते हैं कुछ कंटेंट हम। हाँ भाई, अब तो सही है। देखो, हाँ तो देखो होता क्या है कि हम तीन तरह से किसी भी अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को, देखो इसको हम डॉक्यूमेंट बोलेंगे तुम समझना, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही होता है ये बेसिकली। हम इसको बोल देते हैं फाइल, पर इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है ना इसको हम डॉक्यूमेंट ही बोलते हैं, और जो हमें दिख रहा होता है स्क्रीन पे इसको भी हम डॉक्यूमेंट ही बोल सकते हैं। तो होता क्या है कि हमें स्टाइल देने के लिए तीन तरीके होते हैं। पहला तो क्या होता है कि हम जिस लाइन में कोड लिख रहे हैं ना, हम उसी लाइन में इसको स्टाइल दे दें, ठीक है। तो उसके लिए बोलते हैं इन लाइन स्टाइलिंग। तो देखो हम यहाँ पे अगर नोट डाउन करें, तो वेस टू अप्लाई स्टाइलिंग, ठीक है, अप्लाई सीएसएस। तो होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो पहला वे क्या होता है, हम इन लाइन स्टाइल दे सकते हैं। मतलब क्या, जिस लाइन में हम कोड लिख रहे हैं एचटीएमएल का उसको हम उसी लाइन में स्टाइल दे सकते हैं। दूसरा होता है हमारा इंटरनल स्टाइलिंग। इंटरनल मतलब क्या होता है कि हम उस फाइल के अंदर स्टाइल लिख सकते हैं, पर हाँ उस लाइन में नहीं रहेगा। तीसरा हमारा क्या होगा कि एक्सटर्नल स्टाइलिंग दे सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल, ये तीन तरीके हैं स्टाइल स्टाइल देने के किसी भी डॉक्यूमेंट को। तो पहला तरीका जो होता है, जैसे जितने भी टैग्स होते हैं उन सब में अप्लाई होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टाइल करके एक एट्रीब्यूट मिलता है, ठीक है। इस स्टाइल एट्रीब्यूट में हम जो भी सीएसएस का कोड लिखेंगे वो इस लाइन पे ही खाली अप्लाई होगा और किसी लाइन पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे मान लो मुझे इसका, अभी मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा तो उसको ऐसा नहीं आएगा तो छोड़ देना, हम अभी सीएसएस में डिस्कस करेंगे। कलर लिख देता हूँ मान लो रेड, ठीक है। देखो हमारा जो हेडिंग था ना वो कलर रेड हो चुका है। पर अगर मैं यही हेडिंग दोबारा नीचे लिखूं इसके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ये स्टाइल हटा दूं यहाँ से, देखो यहाँ पे ये कलर अप्लाई नहीं हो रहा है। देखो नीचे वाले में अभी भी ब्लैक आ रहा है। और ये किसी को पता है क्या कि ब्लैक क्यों आ रहा है? हमने तो कोई कलर दिया ही नहीं इसको, तो ये यहाँ ब्लैक ही क्यों आ रहा है? किसी कुछ आइडिया है इसके बारे में?
क्या सर वो डिफ़ॉल्ट होता है सर? ओके, हाँ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत अमेजिंग चीज़ है ये। डिफ़ॉल्ट ऐसा ब्लैक ही क्यों आता है, और हाँ, ये जो हेडिंग लिखा तो इतना ही बड़ा क्यों दिख रहा है, बोल्ड क्यों दिख रहा है, पैराग्राफ बोल्ड क्यों नहीं दिखता है, वो छोटा क्यों दिखता है, तो ये सब चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा स्टाइल हम इसको मान लो कुछ और दे सकते हैं। मान लो इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं दे देता हूँ मान लो ग्रीन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये जो डिव था, ब्लॉक एलिमेंट है, हम कल डिस्कस किए थे ब्लॉक के बारे में, तो इसीलिए हमने बैकग्राउंड कलर तो खाली इसको दिया था, लेकिन ये पूरा का पूरा H1 चूंकि पूरा विड्थ कवर कर रहा है हमारे व्यू पोर्ट का पूरा जो व्यू पोर्ट का विड्थ था वो हमारा ग्रीन हो गया। ठीक है, और इसमें हम ये ऐसी चीजें काम कर रही हैं। और हाँ, अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज देनी हुई, हमें मान लो कलर भी देना है, बैकग्राउंड कलर भी देना है, तो सिंटेक्स इसका यही है, हम ऐसे स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखते हैं, उसके बाद ठीक है डबल कोट्स या सिंगल लगाते हैं। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी है सीएसएस का, हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिर कॉलन लगाते हैं, फिर यहाँ ग्रीन जो भी कलर तुमको यहाँ लिखना है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम कोई वैल्यू भी डाल सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 000, ये ब्लैक के लिए होता है, देखो यहाँ पे ब्लैक एक्चुअली अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो हाँ अप्लाई हो गया। तो ये हमारा कोड होता है, इसको हेक्स कोड बोलते हैं। हम ये सब डिस्कस करेंगे कि ये हेक्स कोड क्या होता है, कलर कैसे लिखते हैं, तो हम ये सब चीजें भी देखेंगे। तो देखो ये हो गया। अब मुझे इसको कलर भी देना है, तो क्या कर सकते हैं, देखो ये कॉलन लगाना मत भूलना। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज के बीच में हमें कॉलन लगाना होगा, और इसके बाद हम यहाँ पे कलर दे सकते हैं। मान लो कलर हम दे देते हैं व्हाइट, तो देखो क्या हुआ, ये देखो व्हाइट हो गया। तो ऐसे करके हम मल्टीपल दे सकते हैं, जितने भी चाहे उतने यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज दे सकते हैं डिजाइन करने के लिए चीजों को। जैसे एक प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो मैं वो दे देता हूँ यहाँ पे। जो क्या हुआ, हमारा जो हेडिंग था वो अपने जितना उसका विड्थ कवर किया था उसमें बीच में आ गया। तो ये सब चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये बीच में क्या मतलब कैसे लेके आते हैं, और भी मेथड्स हैं बीच में लाने के इसको। तो ये बेसिकली पहला तो वे हो गया स्टाइल करने का। ये इतना समझ में आ गया, ये पहला तरीका जो है स्टाइल करने का। यस सर, आ हाँ, गया। ठीक है, किसी को भी ओके, किसी को भी कोई दिक्कत है तो भाई बताओ यहाँ, और भी कुछ अगर लग रहा है कि नहीं आया समझ में। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये मैं सुना हूँ मतलब लोग बताते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक बंदा पूरी क्लास डिसाइड करता है कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी यही करते थे एक्चुअली में। हो सकता है किसी को दिक्कत हो तो वो बताता नहीं, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, सुन लिया तो बोलेगा ही नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या था, एक तरीका तो देख लिया हमने कि इन लाइन करते हैं, मतलब उसी लाइन में कैसे स्टाइल हम देते हैं। दूसरा मेथड क्या है, इंटरनल स्टाइलिंग। तो मुझे अगर इसी फाइल में स्टाइल देना हुआ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसी फाइल में इस लाइन को कुछ स्टाइल दे दूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं कल बताया था ना कि एक स्टाइल करके टैग आता है। ठीक है, स्टाइल टैग आता है HTML में। ठीक है, इस टैग का क्या यूज है, बेसिकली इस टैग के थ्रू मैं इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कोई CSS प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, कोई स्टाइल डिजाइन दे सकता हूँ इसको, कोई कुछ भी दे सकता हूँ। तो अब दिक्कत आती है कि यहाँ से मैं इसको कैसे पकड़ूंगा। मतलब इन लाइन में क्या था कि मैं इसी लाइन में लिख रहा था, वो समझ में आ गया, ठीक है इसी में लिख रहा हूँ, इसी में अप्लाई हो रहा है। अब दिक्कत क्या है कि मैं कहीं और लिख रहा हूँ और मुझे इसको टारगेट करना है। इस यहाँ पे रोल आता है ना CSS सेलेक्टर्स का। हम सेलेक्टर्स के थ्रू क्या करते हैं, हम HTML डॉक्यूमेंट में अपने एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सेलेक्टर्स, किसी को आइडिया है क्या CSS सेलेक्टर्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? हैंड रेस करो, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में और। हेलो, ठीक है, शिवम, अभिषेक, और किसी को आइडिया नहीं है CSS सेलेक्टर्स के बारे में? सनी और, ठीक है, और किसी को? यस, ओके, चलो ठीक है, एक एक करके बताओ कि क्या होता है, कितने होते हैं, हमें नोट डाउन करेंगे फिर उनको डिस्कस करेंगे। कुछ अलग होगा तो हम और भी इसमें ऐड कर देंगे। यस बताओ, अच्छा तुमको क्या पता है इसके बारे में? एलिमेंट सेलेक्टर होते हैं, हाँ, और एलिमेंट, आईडी और आईडी सिलेक्टर, क्लास और सिलेक्टर, हाँ, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, एस्ट्रिक का यूज करते हैं। हाँ यूनिवर्सल, और हाँ, और एक डिसेंडेंट सिलेक्टर्स होते हैं, मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग होता है तब। हाँ उनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेटर्स। ठीक है, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर हाँ, बोलते हैं उसमें। कॉम्बिनेटर्स। हाँ कॉम्बिनेटर्स, हाँ, और उसमें तो और फिर तो सारे सूडो क्लासेस होते हैं, हाँ सूडो क्लासेस होते लाइक हैं, सूडो जैसे कि क्लासेस एंड होवर। एलिमेंट्स। हाँ वो हम बाद हाँ, में देखेंगे, तुम सूडो बस नाम बताओ, एलिमेंट्स। ठीक है। हम उसको यस, देखेंगे अच्छे से, सूडो क्लासेस एंड एलिमेंट्स। सूडो एलिमेंट्स और सूडो क्लासेस। हाँ, और किसी को आइडिया कुछ? सिबलिंग सर सिलेक्टर्स भी होते हैं। एट्रीब्यूट सिलेक्टर भी एट्रीब्यूट होता है। सिलेक्टर होता है एक। हाँ, बेसिकली वो, अरे किसी का एको कर रहा है। ठीक है, एट्रीब्यूट में क्या होता है कि हम बेसिकली ईमेल के थ्रू, मतलब
एलिमेंट एट्रीब्यूट को ही सिलेक्ट करते हैं ना, या इन इन तीनों को यूज करके हम करते हैं, पर हाँ अलग से लिख लेते हैं, होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। और किसी को कुछ आइडिया है? ठीक है, देखो जितने मोस्ट इतने इस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं, और भी कुछ होगा तो हम बाद में देख लेंगे। और हाँ, इन सेलेक्टर्स का यूज HTML CSS में तो होता ही है, CSS में हम इनको टारगेट करते हैं, उनको हम स्टाइल देते हैं। जावास्क्रिप्ट में भी इसका खतरनाक यूज होता है। कोर जावास्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो हम HTML के जितने भी एलिमेंट्स लिखते हैं उनको हम सेलेक्टर्स के थ्रू ही करते हैं। वहां पे 2-3 टर्म्स होते हैं जो वहां पे जाके पढ़ना, अभी मैं नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, अभी हम CSS के थ्रू देखते हैं। तो देखो पहला क्या होता है, एलिमेंट सेलेक्टर होता है। ठीक है, तो तुम जानते ही हो कि एलिमेंट क्या होता है, सबको आइडिया ना? किसी को डाउट है एलिमेंट में कि क्या एलिमेंट होता है तो बता दो। हाँ अभिषेक तुमको बताओ, हैंड रेस किए हो। अच्छा ठीक है, सर पहले का था सर। ओके कोई बात नहीं। ठीक है, किसी को आइडिया है, किसी को कोई दिक्कत है? एलिमेंट सर, एलिमेंट क्या होता है? कल हमने डिस्कस किया था एलिमेंट टैग ये सब चीजें। किसी को है तो भाई हैंड रेस करो, हम अभी वो कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, तो बेसिकली एलिमेंट क्या होता है, जितने भी हम टैग यूज करते हैं, जैसे H1 टैग हो गया, ये पूरा का पूरा जब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग और कंटेंट हम यूज करते हैं तो ये हमारा बेसिकली एलिमेंट बन जाता है। तो जितने भी हो गया, H1 हो गया, पैराग्राफ हो गया, डिव हो गया, स्पैन हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे पास एलिमेंट्स इनको बोलते हैं। तो हम इनके थ्रू हम सेलेक्ट कर सकते हैं ना। हमें पता है कि हमारे साइड में एक H1 टैग लगा हुआ है, हम उसको सेलेक्ट करके उस पर CSS लगा सकते हैं। एक काम करता हूँ, उसको नीचे रख देता हूँ, डिस्टर्बिंग। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखो स्टाइल टैग के अंदर हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा इस H1 को। तो अब हम एक तरीका क्या है कि एलिमेंट सेलेक्टर के थ्रू हम सेलेक्ट करें। हमें पता है कि हमारे साइड पे एक H1 लगा हुआ है, तो हम H1 लिखेंगे। और हाँ, लिखने का तरीका क्या होता है, हम पहले तो सेलेक्टर का नाम लिखते हैं। जैसे मैंने H1 को सेलेक्ट किया, दिख रहा है सबको ना? छोटा नहीं दिख रहा ना मेरा जो मैं कोड लिख रहा हूँ? सही है सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, पहले सेलेक्टर लिखता हूँ। सेलेक्टर लिखने के बाद क्या करता हूँ, मैं एक ब्लॉक लगाता हूँ। ये ब्लॉक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे उसमें इसको ब्लॉक बोलते हैं, यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, CSS में इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, H1 इज अ सेलेक्टर, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब डिस्क्रिप्शन ब्लॉक भी कुछ लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखते हैं, हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं और उनकी वैल्यू लिखते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे मुझे H1 को देना है कलर, तो मैं क्या करूंगा, कलर लिखूंगा और मैं रेड लिखता हूँ। ठीक है, देखो क्या हुआ, मेरा H1 कलर रेड हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट क्या है लिखने का, इन लाइन में प्रॉफिट मतलब सही था, बढ़िया था कि सेम लाइन पे लिख रहे हैं, पर वहां पे हम जिस जिस पे लिखेंगे उसी पे अप्लाई होगा। पर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे जितने भी H1 टैग होंगे वो सब कलर रेड हो जाएंगे। तो ये प्रॉफिट हमारा क्या है, स्टाइल टैग का लिखने का। ठीक है, तो एक तरीका तो हो गया एलिमेंट सेलेक्टर। जैसे मेरे पे अगर मेरे साइड पे अगर कुछ पैराग्राफ हुआ, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, जैसे मैं कुछ पैराग्राफ लिखा हूं मैं, तो अगर मुझे इस P टैग को सेलेक्ट करना हुआ तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा काम करूंगा, P टैग लिखूंगा और इसको क्या करूंगा, कलर मान लो मुझे देना है इसको ग्रीन। देखो कलर ग्रीन हो गया P टैग का। तो ऐसे करके हम एलिमेंट्स के थ्रू सेलेक्ट करके हम प्रॉपर्टीज देंगे। अभी प्रॉपर्टीज से मत जाना क्योंकि हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे अलग से। तो ये पहला दूसरा तरीका हो गया हमारा एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलो ठीक है, तो अब दूसरा जो मेथड बताया कि क्लास सेलेक्टर क्या होता है। तो बेसिकली अब देखो क्या होता है, हम इन टैग्स को पहचानने के लिए कि हमारे पास ये टैग है, इनको कुछ नाम दे सकते हैं। तो वो नाम हम अलग अलग तरीकों से दे सकते हैं। तो एक तो बहुत फेमस तरीका है, हम क्लास दे सकते हैं ना। क्लास मतलब क्या, हम इसको कुछ नाम दे सकते हैं जो जिससे ये पहचाना जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, माई हेडिंग बोल देते हैं। ठीक है, माई हेडिंग बोल देते हैं। तो अब क्या होगा, इस H1 को मैं इस माई हेडिंग के थ्रू पहचान सकता हूँ। और क्लास का क्या मतलब होता है, देखो एक क्लास में कई कई सारे लोग हो सकते हैं ना। ऐसा एक लोग तो बढ़ के पढ़ते नहीं है एक क्लास में। अगर हम और भी नीचे जाके देखें कि क्लास क्या हो सकता है, तो इसी तरह से क्या होता है, जितने भी हमारे पास टैग हैं, कोई डिव टैग है, ठीक है, यहाँ पे भी मैं कुछ रखा हूँ, तो इसको भी मैं क्लास दे सकता हूँ। ऐसा माई हेडिंग जो क्लास है ना, ये डिव जो होता है ये भी इसी क्लास का एक पार्ट बन सकता है। मतलब क्लास जो होता है, हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स को दे सकते हैं और ये काम भी बढ़िया करता है। ठीक है, अगर मैं अब देखो सेलेक्ट करना हुआ क्लास के थ्रू, तो मैं क्या करूंगा, स्टाइल के अंदर जाऊंगा और हाँ, क्लास के थ्रू मैं कैसे लिखूंगा, देखो अगर मैं माई हेडिंग लिखता हूँ यहाँ पे, तो देखो अगर मैं इसको कलर देता हूँ तो ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ गलती दिया। देखो क्या अप्लाई नहीं हुआ, तो क्लास तो मैंने लिखा यहाँ पे और उसके थ्रू मैंने सेलेक्ट कर लिया।
पर अगर इसमें अंतर क्या है कि जब मैं H1 लिखा था उसके थ्रू मैं सेलेक्ट कर रहा था, जैसे मैं इसको कलर दे रहा था ग्रीन, देखो H1 तो बढ़िया काम कर रहा है पर ये वाला काम नहीं कर रहा है। तो ये इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे तो इसको पता है कि H1 नाम का टैग होता है, पर माई हेडिंग नाम का कोई टैग नहीं होता है। तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा कि माई हेडिंग तो है नहीं, तो अप्लाई किस पे कराऊं, तो इसको एज ए टैग ट्रीट करेगा। तो क्लास को पहचानने के लिए हम एक और चीज करते हैं, हम जो भी क्लास लिखते हैं वहां उसके आगे डॉट लगा देते हैं। तो डॉट से क्या होता है कि ये पहचान रहा होता है कि अच्छा ये कोई क्लास होगा, तो ये जाके अब HTML में क्या करेगा, ये क्लास खोजेगा, अच्छा इसको यहाँ पे ये क्लासेस मिल गए, तो अब कलर जो रेड था ये इन दोनों को अप्लाई करा देगा। देखो देख रहे हो, ये डिव को कलर मिल गया, इसको कलर मिल गया। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ये डिस्कस करेंगे कि ग्रीन भी दिया है रेड भी दिया है तो कौन सा अप्लाई होगा, इसी यही कास्केड होता है, तो इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, कास्केडिंग का मतलब। और ये बेसिकली हो गया। दूसरा हम क्लास दे सकते हैं, और क्लास एक से ज्यादा को दे सकते हैं, हम चाहे तो पूरे साइड पे एक ही क्लास नेम दे दें, और हाँ क्लास भी हम एक से ज्यादा दे सकते हैं। यहाँ पे माई हेडिंग दिया है और माई हेडिंग मेन करके हम इसको क्लास मान दे देते हैं। तो अब इसको हाँ गैप देना पड़ता है दो क्लासेस के बीच में। तो अब इसको इस वाले जो H1 टैग है इसको हम माई हेडिंग से तो पहचान सकते हैं क्योंकि हमें पता दिया है, पर माई हेडिंग से तो इसको भी पहचान रहे हैं। इसको मैंने अलग दे दिया, माई हेडिंग मेन करके दे दिया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, माई हेडिंग मेन लिखूंगा तो खाली अब H1 टारगेट होगा। तो ऐसे करके हम एक से ज्यादा क्लासेस दे सकते हैं। हो सकता है कि अगर और देखें तो हो सकता है एक बच्चा किसी और में पढ़ रहा है, हो सकता है वही बच्चा क्लास खत्म होने के बाद किसी और कॉम में जाके पढ़ रहा है, तो ये पॉसिबल है। तो सेम उसी तरीके से समझना कि एक एलिमेंट को हम एक से ज्यादा क्लास दे सकते हैं, और एक क्लास नेम हम कई एलिमेंट्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लास के बारे में हो गया। और सिलेक्टर्स होते हैं, जैसे आईडी सिलेक्टर हो गया। तो आईडी में क्या होता है, हम देखो हम एलिमेंट्स को पहचानने के लिए उनको नाम दे रहे हैं, तो क्लास वाला भी हो गया। ठीक है, क्लास में भी हमने कर लिया। अब दूसरा क्या होता है, आईडी। आईडी के थ्रू हम नाम दे सकते हैं, पर आईडी में क्या होता है, देखो हर बच्चे का एक एक ही आईडी होगा, वो चाहे किसी भी क्लास में पढ़े उसका आईडी तो यूनिक होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 23 नाम का आईडी 3 बच्चों को दिया गया है क्लास में, रोल नंबर मान सकते हो इसको। ठीक है, तो ऐसे ही हम आईडी जो होता है ना, और हाँ दे सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं कि देंगे तो हमारा ये फट जाएगा, कंप्यूटर उड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पर हाँ आईडी यूनिक होता है, हमें यूनिक ही देना चाहिए उनको। तो अगर मैं इसको आईडी देता हूँ, मैं जैसे ये मेरा मेन क्लास है तो इसको मैं मेन हेडिंग करके दे देता हूँ। देखो अब इसको क्या हुआ, ये आईडी मेन हेडिंग है, अगर मैं इसको देखो यूज करता हूँ तो अब दिक्कत क्या हुआ कि डॉट से तो हम क्लास को पहचानते थे, अब फिर से जो जो भी हमारा कंपाइलर है, जो भी ट्रांसलेटर है, जो हमारे CSS को ट्रांसलेट कर रहा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये तो क्लास नेम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कहीं। तो अब ये आईडी है, तो आईडी को पहचानने के लिए क्या करते हैं, हम डॉट की जगह हैज लगाते हैं। तो हैज से क्या होता है, देखो हमारा जो हेडिंग था ना वो देखो रेड हो गया, क्योंकि अब इसको पता है कि ये जो मेन हेडिंग लिखा हुआ ना ये कोई आईडी होगा। अब ये जाएगा और साइड पे अलग अलग आईडी को खोजेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये आईडी मिल गया। तो ये चीज होता है, और आईडी हम एक से ज्यादा को दे सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा। देखो ये भी रेड हो गया, पर दिक्कत क्या होगा, वहां पे दिक्कत होगा जब हम ये कोड लिखना शुरू करेंगे और बड़े लेवल पे। तो इसीलिए आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए। और ठीक है, यही सीन होता है कि हम चाहे तो मिस प्रिंट करके रोल नंबर 3-4 लोगों को अलॉट कर दें लेकिन फिर से क्या होगा, जब हम अटेंडेंस स्टार्ट करेंगे तो फिर वो एक पे 3 लोग बोलेंगे, 4 लोग बोलेंगे। ठीक है, तो वो सीन होता है। तो हमेशा आईडी जो होना चाहिए यूनिक होना चाहिए हर एलिमेंट का। अगर मेन हेडिंग इसको दिया जा चुका है तो किसी और को मेन हेडिंग नहीं देना चाहिए। और अगर जावास्क्रिप्ट हम यूज करेंगे तो वहां पे भी आईडी के थ्रू हम पहचानेंगे। तो अगर जावास्क्रिप्ट में आईडी यूज करेंगे तो वो सिर्फ पहली बार जो उसको मिल जाएगा ना उसको उठा लेगा। अगर मुझे सपोज करो मैंने आईडी 2 को दे दिया है, यहाँ पे भी मैंने इसको आईडी दे दिया है, अब मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट करना है, पर मैंने आईडी के थ्रू चूज किया, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, आएगा चेक करेगा H1 में इसको आईडी मिला, वो नीचे जाएगा ही नहीं, वो यहीं से चला जाएगा, उसको पता है कि आईडी एक ही होती है तो नीचे जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए हमेशा आईडी एक यूज करो, अगर एक से ज्यादा यूज करना है तो वहाँ क्लास नेम यूज कर लो। ठीक है, और तीसरा क्या, यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, देखो हम यूनिवर्स समझते हो हर कुछ जिसमें होता है, तो इसी तरह से अगर सबको एक साथ सेलेक्ट करना है ना तो वहां पे हम यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करते हैं। अब उसको हम स्टार से दिखाते हैं। अगर मैंने स्टार लिखा और उसके बाद मैं कुछ भी लिखता हूँ ना वो सब पे अप्लाई होगा एक साथ। अगर मैं कलर लिखता हूँ रेड, देखो क्या हुआ, सब रेड हो गया, देखो एक साथ ये रेड ये रेड ये रेड। तो ऐसी कोई भी चीज है जो मैं चाहता हूँ कि सब पे एक साथ अप्लाई हो जाए, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करूंगा, और उसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो एक साथ सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तीसरा मेथड तो ये हो गया यूनिवर्सल। कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेटर्स को हम कई तरीके से लिखते हैं। जैसे क्या होता है, मतलब इनमें रिलेशंस क्या हो सकते हैं पॉसिबल हर एक एलिमेंट्स के बीच में। देखो बॉडी के अंदर, बॉडी का चाइल्ड, देखो चाइल्ड मतलब क्या है, इस बॉडी के अंदर ये तीनों हैं तो इसको हम चाइल्ड बोलते हैं। बॉडी के चाइल्ड ये तीनों एलिमेंट्स हैं। डिव के अंदर भी हो सकता था कोई एलिमेंट। ठीक है, डिव के अंदर मान लो कोई और डिव मैंने रख लिया या फिर कोई पैराग्राफ रख लिया, तो यहाँ पे भी मैं कुछ रख लेता हूँ।
लॉरेम 20, ठीक है। तो क्या हुआ, अब इस जो div है इसका जो चाइल्ड है ये पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ का जो पेरेंट टैग है वो ये वाला टैग है, ठीक है। इसी तरह से हम अलग अलग रिलेशंस को डिफाइन करते हैं, उसको हम कॉम्बिनेटर्स के अंदर देखते हैं। तो अभी क्या होता है, जैसे मैं इस div के अंदर जो ये पैराग्राफ है मैं उसको टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो एक तो तरीका ये div लिखो, स्पेस दो, उसके अंदर पैराग्राफ लिखो। अब क्या होगा, अगर मैं इसको कुछ भी दूंगा ना प्रॉपर्टी, तो देखो वो खाली उसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करेगा जो इस div के अंदर होने वाला है। देखो पैराग्राफ तो हमारे पास दो थे, ये भी था, पर ये किसी भी div के अंदर नहीं था। अगर मैं इसको भी उठा के div के अंदर डाल दूं, तो क्या होगा, देखो ये पैराग्राफ भी अब सेलेक्ट हो जाएगा, देख रहे हो ये भी सिलेक्ट हो गया। तो बेसिकली जितने भी div है उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ है वो सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये कॉम्बिनेटर्स होता है। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है, हो सकता है कि ये जो div है इसके अंदर, देखो एक और div में बना लेता हूँ, इसके अंदर ये पैराग्राफ रखता हूँ। देखो अब भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली मैं इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सपोज करो आर्टिकल टैग के अंदर रख लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, तब भी देखो ये जो पैराग्राफ है ये भी सेलेक्ट हो गया है, क्योंकि ये पैराग्राफ एक्चुअली है तो एक div के अंदर ही, ये div के अंदर है। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा पैराग्राफ सिलेक्ट करो जो div के जस्ट अंदर हो, मतलब उसका जस्ट चाइल्ड हो, उसका ग्रैंड चाइल्ड और उसके नीचे का ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है, एक और होता है, इसको हम इससे दिखाते हैं, ठीक है। तो अब क्या मैं बोल रहा हूँ कि जो div के जस्ट अंदर वाला जो पैराग्राफ है उसको चूज करो। देखो अब खाली ये वाला चूज हुआ, वो वाला चूज नहीं होगा, क्योंकि div के अंदर एक आर्टिकल था, उसके अंदर एक पैराग्राफ था। और भी कॉम्बिनेटर्स होते हैं कि मुझे सिबलिंग को पहचानना हुआ कि इसका जो सिबलिंग है ये वाला है, ठीक है, इसको चूज करो। और भी चीजें हैं, पर मैं चाहता हूँ कि खुद से एक्सप्लोर करो करके, क्योंकि ठीक है आइडिया मैं दे रहा हूँ, पर इसको खुद से ट्राई करना। तीन चार और होते हैं, उनको कैसे हम यूज करते हैं, तो ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि अ, हाँ, कॉम्बिनेटर्स के बारे में पढ़ के आना। कॉम्बिनेटर्स, ठीक है, ये हो गया कॉम्बिनेटर्स। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना है, अभी दिक्कत है तो बताओ। किसी को दिक्कत नहीं है, चलो बढ़िया। ठीक है, कॉम्बिनेटर्स। अब एक सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसके लिए हमें अलग चीजें करनी पड़ेंगी। इसको हम सीएसएस फाइल के अंदर देखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होता है, बेसिकली एट्रीब्यूट सेलेक्टर मतलब क्या, मैंने कल डिस्कस किया था ना कि हम कुछ एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। जैसे क्या होता है, इनपुट को मैं कुछ टाइप दे सकता हूँ, ठीक है। इनपुट को मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब ये कि इनपुट हमारे पास है, मैं इसको क्या करता हूँ टाइप टेक्स्ट दे देता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि देखो हो सकता है ज्यादा इनपुट हमारे पास हो, एक का टाइप टेक्स्ट हो गया, एक का टाइप नंबर हो गया, एक का टाइप हमारे पास हो सकता है रेडियो हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो वाला इनपुट सेलेक्ट हो ना, देखो तीन चार आ गए जिसका टाइप टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट सेलेक्टर का रोल आता है, ठीक है। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, हम यहाँ पे चलेंगे, हम चाहते हैं कि वो वाला इनपुट सेलेक्ट हो, तो इनपुट लिखे एलिमेंट, इसके बाद लिखते हैं क्या, इसके बाद लिखते हैं जिसका जो टाइप हो ना वो हो जाए हमारे पास टेक्स्ट, ठीक है। तो उसको अगर मैं कुछ देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड, तो देखो क्या हुआ, देखो खाली ये वाला इनपुट सेलेक्ट हुआ है, बाकी इनपुट सेलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि मैंने क्या किया, इसके एट्रीब्यूट जो था उससे मैंने सेलेक्ट किया इसको। तो ऐसे करके हम इनको भी इस तरह से हम स्टाइलिंग को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। सूडो क्लासेस हम देखेंगे उस फाइल के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा ना, कई सारे सूडो क्लासेस होते हैं, कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो इसको अभी के लिए नोट डाउन कर लेते हैं, पर बाकी चीजें मुझे लगता है हो गया है, ठीक है। तो किसी को डाउट है, ये दूसरा तरीका था हमारा सीएसएस देने का, जो कि इंटरनली सीएसएस था। किसी को डाउट है अभी इसमें? अरे हाँ बोल दो, नहीं बोल दो, कुछ तो बोलो यार। बढ़िया। तो देखो अब तीसरा मेथड क्या होता है ना, एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल में क्या होता है कि हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं सीएसएस की। अभी के लिए जो फाइल है ना उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक कल मैंने बनाया था। तो देखो एक सीएसएस की फाइल बनाते हैं, वो कहीं बना सकते हैं, बस उसका पाथ हमें यहाँ देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहीं बना लेते हैं। तो उसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, पर ज्यादा अच्छा नाम क्या होता है कि स्टाइल्स डॉट सी एस एस लिखें, ताकि लोग समझ जाएं कि इसके अंदर स्टाइल वगैरह लिखा होगा। तो अब इसके अंदर क्या, ये एक अलग फाइल बन गई, ठीक है। अब इस फाइल में मुझे क्या लिखना है, जो भी मुझे स्टाइल देना पड़ेगा मैं उसको इस फाइल के अंदर लिंक करूंगा, और उसको मैं दे सकता हूँ। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे लिंक टैग आता है, कल मैंने ये देखो यूज किया हुआ लिंक टैग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो लिंक टैग आता है, और लिंक करके ये रेल करके होता है, यहाँ पे लिखना है स्टाइल सीट, और एचरेफ में हम देते हैं उस फाइल का नाम जहाँ पे हम स्टाइल लिखने वाले हैं। तो अभी के लिए हमने फाइल का नाम क्या रखा था, स्टाइल्स डॉट सी एस एस। तो हमने उस फाइल को क्या किया, जो भी हमने फाइल बनाया था इस HTML डॉक्यूमेंट से क्या किया है, लिंक कर दिया है। तो अब क्या हुआ, ये फाइल जो है ना ये इस वाले में एक्सेसिबल है, इस वाले HTML वाले में, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 और इसको मैं कुछ कलर दे देता हूँ, कलर दे देता हूँ रेड, ठीक है। तो अब होगा क्या एक्चुअली में,
देखो जितने H1 है वो सारे एक साथ हो गए, ठीक है। और एक्सटर्नल, अब पूछो कि भाई स्क्रिप्ट में भी तो, स्टाइल में भी तो हम यही लिख रहे थे यहाँ पे, वो भी तो सेम काम कर रहा था, पर एक्सटर्नल में क्यों गया? पर ऐसा हो सकता है ना कि ये सेम प्रॉपर्टी मुझे दूसरे पेज में अप्लाई करनी हो, क्योंकि हो सकता है वेबसाइट बनाएंगे तो वहाँ पे 3-4 पेजेस होंगे, एक होम पेज होगा, एक अबाउट अस का पेज होगा, एक कॉन्टैक्ट का पेज होगा, होगा ना। तो वहां पे क्या होगा कि हम चाहते हैं कि ये H1 वाली जो प्रॉपर्टी है ना सब पे, हर पेज पे अप्लाई हो जाए, तो वहां पे क्या करेंगे, इस वाले स्टाइल को क्या करेंगे, हम हर एक जितने पेज बनाएंगे उन सब में लिंक कर देंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस का रोल आता है, और हम देखो क्या होगा ना, वेबसाइट बनाएंगे तो हम एक्सटर्नल सीएसएस ही लिखेंगे। इनलाइन और ये जो इंटरनल है ना, ये दोनों बस समझने के लिए है, हम बड़ी चीजों पे इसको नहीं अप्लाई करते हैं। तो ये वाला तरीका ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इसी को हम लेके चलेंगे। और अगर एक दो लाइन कोड है तो भाई कहीं लिख दो उसको, एक लाइन में लिख दो या यहाँ लिख दो, पर अगर ज्यादा लाइन जा रहा है, ठीक है, 150 लाइन, तो उसको चेंज करो और एक्सटर्नल सीएसएस में लाके लिखो। और इससे क्या होगा कि हमें कोई अगर चीजें दूसरे वाले में भी अप्लाई करानी है, दूसरे फाइल में या दूसरे पेज पे, तो उसको भी हम यहाँ लिंक कर देंगे, वो भी अप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना आइडिया, तीनों में डिफरेंस क्या है?